जी अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे जी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जी हमारा ये 13th लेक्चर है और हमने स्टार्ट किया हुआ था पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स। और पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स के अंदर हमने स्टडी ये करना था मेटल कार्बोनाइल के बारे में। तो इससे पहले जी हम लोग स्टडी कर चुके थे पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स होते क्या हैं। उसके अलावा हमने 18 इलेक्ट्रॉन रूल के बारे में पढ़ा। देन हमने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल के बारे में पढ़ा। देन वेट्स रूल के बारे में पढ़ा है। तो अब थोड़ा शुरू करते हैं जी। मेटल कार्बोनाइल होते एक्चुअल के अंदर क्या हैं, ये बनते कैसे हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इनके यूजेस कहाँ पर होते हैं, इनका एविडेंस कहाँ पर है। तो अब हमारा टॉपिक ये शुरू हो जाएगा आपसे। ओके जी। तो मेटेलिक कार्बोनाइल्स मतलब कि आपके पास के जो कार्बोनाइल्स होंगे वो सी ओ है। सी ओ को बेटा यूजली हम कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड की बेटा स्ट्रक्चर को देखते हैं तो सी डबल बॉन्ड ओ होता है। कार्बन के पास दो इलेक्ट्रॉन फ्री पड़े होते हैं जो लोन पेयर का काम करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर कार्बन के पास भी लोन पेयर होते हैं और ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर होते हैं। अब क्या होता है जी, जो आपका कार्बन है वो अपने लोन पे डोनेट करता है आपकी ट्रांजिशन मेटल को। जैसे ये दिखाया गया है कि कार्बन ने क्या किया, अपने लोन पे यहाँ से किसको डोनेट कर दिए, मेटल को। तो कहते हैं इनकी फॉर्मेशन से जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसका नाम होता है जी मेटेलिक कार्बोनाइड। ठीक है। अगर हम कार्बन आपके पास सी ओ की कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर हम ऑक्सीजन स्टेट को फाइंड करते हैं तो वो ज़ीरो होती है आपके पास। ठीक है। और आपके पास जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इट विल टर्म एज लिगेंड, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसका नाम क्या होगा, ये क्या बनेगा, ऐसा लिगेंड होगा आपके पास। ठीक है। हर लिगेंड इलेक्ट्रॉन देता है। अब हमने जब फर्स्ट लेक्चर की बात की थी तो मेटल के भी आपके पास ऑर्बिटल होते हैं, कार्बन के भी ऑर्बिटल होते हैं आपके पास। ठीक है। अब क्या होता है जी, आपके पास इनके जो ऑर्बिटल्स होते हैं, ये इनका ऑर्बिटल क्या करता है, इसका मेटल से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, आपस में वो शेयरिंग कर लेते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं जी, पाई शेयरिंग कहते हैं। पाई एक्सेप्टर का नाम दिया जाता है आपके पास। तो फर्स्ट लेक्चर में ये चीज़ें डिटेल से बता दी गई हैं आपके पास। अच्छा, हम मेटेलिक कार्बोनाइल्स को दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर देते हैं आपके पास। ठीक है। वो कौन कौन सी हैं जी, वो ये देखते हैं। नंबर वन कैटेगरी आपके पास है जी मोनो न्यूक्लियर कार्बोनाइल्स, मतलब कि इनका जो सेंटर है वो से एक होगा। दीज कंटेन ओनली वन मेटेलिक एटम पर मालिक्यूल। फॉर एग्जांपल, एक ही मेटल होगी, कार्बोनाइल आपके पास ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे इसने एग्जांपल दी हुई जी क्रोमियम की। ठीक है। एक क्रोमियम आपके पास है और 6 कार्बोनाइल लगे हुए हैं। एक ही निकल है और 6 कार्बोनाइल लगे हुए हैं। एक ही आयरन है, 5 कार्बोनाइल लगे हुए हैं। तो इस तरह ये जी आपके पास क्या बन गया जी, मोनो आपके पास न्यूक्लियर। आगे आपके पास आ गया जी पॉली न्यूक्लियर कार्बोनाइल। दीज कंटेन टू और मोर मेटेलिक एटम्स पर मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल जी एम एक्स, एक्स दो हो सकता है, तीन हो सकता है। ठीक है। और कार्बोनाइल भी एक से ज़्यादा ही होंगे आपके पास। कार्बोनाइल कंटेनिंग टू मेटेलिक एटम्स टर्म एज ब्रिज्ड कार्बोनाइल्स। ठीक है। बाज़ बुक्स में लिखा जाता है भी अगर आपके पास मेटेलिक एटम बढ़ गए हैं, एक से दो आ गए हैं, तो उसको नाम दिया जाता है ब्रिज्ड कार्बोनाइल्स का। ठीक है। दोज कंटेनिंग मोर देन टू मेटेलिक एटम्स टर्म एज अ पॉलीन्यूक्लियर। जब दो से ज़्यादा बन जाएंगे आपके पास, उसको नाम देंगे पॉलीन्यूक्लियर का। अच्छा, इनमें भी दो कैटेगरी आ जाती हैं। एक आ जाता है जी होमो, एक आ जाता है जी हेट्रो। होमो के अंदर आपके पास मेटल सेम ही रहेगी, जैसे यहाँ पे F3 दिखाया गया है। और हेट्रो के अंदर मेटल चेंज हो जाएगी, जैसे एम मैगनीज़ है, फिर कोबाल्ट आपके पास है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसकी बाकायदा स्ट्रक्चर्स को स्टडी करेंगे, इसकी स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। ठीक है। अभी अभी के लिए बस आपको ये याद करना है कि भी एक होमो होता है और एक क्या होता है, हेट्रो होता है। दो टाइप है, एक मोनो है और एक आपके पास क्या है, पॉली आपके पास है। अच्छा जी। तो नेक्स्ट आपके पास आगे जी इनकी प्रिपरेशन के मेथड, इनको आपने प्रिपेयर कैसे करना है। तो नंबर वन पे है जी बाय डायरेक्ट सिंथेसिस। इसके जो नोट्स हैं बेटा आपको मैं वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। अभी के लिए यहाँ पे समझ लें कि द कार्बोनाइड्स लाइक NiCO4, FeCO5, CO2, CO8 can be prepared by direct combination with finely divided metal at a suitable temperature and the pressure। निकल थी, आपने साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड लिया, आपने रूम टेम्परेचर पे 1 atm पे ये रिएक्शन सिंपली हो जाएगा आपके पास।
और अगर आपके पास है जी आयरन है, कोबाल्ट आपके पास है, तो इस हवाले से भी आपको 200 का टेम्परेचर और 100 एटीएम प्रेशर रिक्वायर्ड होगा आपके पास। अगर बेटा आपको ये समझ नहीं आ रहा कि भाई ये निकल को इतना कम टेम्परेचर क्यों मिला और आयरन कोबाल्ट को ज़्यादा टेम्परेचर क्यों मिला, तो आप बेटा सब की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें, ठीक है। जब आप सबकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे उसके अंदर आप देखेंगे कि इनकी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपको याद हो सेकेंड ईयर में आपने चैप्टर 6 पढ़ा था, तो वहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, जो इनके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करती हैं, डी के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं आपके पास। अगर आपने ये कोर्स पहले भी पढ़ा हुआ है तो इसके अंदर आपने वीबीटी पढ़ी होगी, तो वीबीटी भी बताती है आपके पास ये भी इनकी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। तो अभी तो हमारा वो कंसर्न नहीं है, हम तो उनकी आपके पास फर्दर कैटेगरी को पढ़ रहे हैं, कार्बोनाइल मेटालिक कार्बोनाइल को पढ़ रहे हैं, तो हम उस डिटेल में नहीं जा रहे अभी, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास आ गया जी बाय कार्बोनाइलेटिंग द मेटालिक साल्ट्स विद CO इन द प्रेजेंस ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट। हमें रिड्यूसिंग एजेंट रिक्वायर्ड होगा, उस रिड्यूसिंग एजेंट की मौजूदगी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, आप उसकी आपके पास कार्बोनाइलेटिंग करेंगे, मतलब इसका आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप की इसके अंदर क्या करेंगे, एडिशन करेंगे आपके पास, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल यहाँ पे शो करवाई गई, आपके पास क्रोमियम आपके पास ट्राइक्लोराइड की 6CO आपके पास है, तो आपके पास क्रोमियम हेक्सा कार्बोनाइल ग्रुप बन जाएगा आपके पास यहाँ पे, ठीक है। आपके पास आ जाएगा रुथीनियम, ठीक है, उसका CO से रिएक्शन करवाएंगे सिल्वर की मौजूदगी में, ठीक है। तो रिड्यूसिंग एजेंट्स ले रहे हैं हम, प्रेशर 250 है, टेम्परेचर 175 है, और आपके पास आपके कंपाउंड की फॉर्मेशन होती जाएगी आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे जो जो इसकी कैटेगरी थी, जो जो रिक्वायरमेंट थी वो यहाँ पे मेंशन की गई हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से भी यूज़ किए गए हैं आपके पास, कॉपर है, सोडियम है, H2 है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपके पास है, वेरी फेमस आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये सब कैटेगरी है उसके अंदर शामिल आपके पास है। अच्छा भी नेक्स्ट आपके पास कुछ और रिएक्शन यहाँ पे शो करवाई गई हैं आपके पास, ठीक है। कोबाल्ट सल्फाइड के साथ का रिएक्शन करवाया गया है, कॉपर है रिड्यूसिंग एजेंट है, टेम्परेचर 200 है, प्रेशर 200 है, ठीक है जी। आपके पास फॉर्मेशन आपके कंपाउंड की हो रही है आपके पास, ठीक है जी। मोलिब्डेनियम आपके पास है, ठीक है। इन डाइग्लाइम, डाइग्लाइम आपके पास क्या होता है जी, इसके अंदर क्या होता है, डाई इथाइलिन ग्लाइकोल होती है, साथ में डाई मिथाइल ईथर होता है, इनके कम्बिनेशन को आप डाइग्लाइम कह रहे होते हैं आपके पास, ठीक है। तो जस्ट हमें रिक्वायर्ड एजेंट्स हैं जो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करें, ये क्या करेंगे, इसकी आपके पास इसकी कह लें कि वर्किंग कैपेसिटी को बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से आपका रिएक्शन कैरिड आउट होगा आपके पास। समटाइम्स CO एक्ट बोथ हैज़ कार्बोनाइलेटिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अब बहुत से रिएक्शन ऐसे आपके पास हैं जी, कार्बोनाइलेटिंग एजेंट भी ये बन गया और रिड्यूसिंग एजेंट भी ये बन गया आपके पास। जैसे आपने ओस्मियम की प्रोडक्शन करवानी है, ओस्मियम O4 आपके पास जी 5CO से जब इसका रिएक्शन करवाया तो आपके पास ओस्मियम पेंटा कार्बोनाइल कंपाउंड बन रहा है यहाँ पे। अगर आपने रेनियम का करवाना है तो उस केस में भी आपके पास ये फॉर्मेशन बनेगी। आपका जो CO आपके पास है ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे भी काम कर रहा है, ये कार्बोनाइलेटिंग एजेंट के तौर पे भी काम कर रहा है। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास आ गया फ्रॉम FeCO5। ये जो FeCO5 आपके पास है, ठीक है, ये बहुत लबाइल है, मतलब लबाइल का मतलब क्या, इजीली रिप्लेसेबल आपके पास है। सिंस CO ligands in FeCO5 are labile, FeCO5 may be used to obtain the certain carbonyl। अगर आपने अपनी मर्ज़ी का कार्बोनाइल लेना है तो आप इसको उससे रिप्लेस कर पा सकते हैं। जैसे आपके पास है जी मोलिब्डेनियम हेक्साक्लोराइड, ठीक है। तो जी इसकी आपके पास क्या हो जाएगी, इंटर ट्रांसफ़र हो जाएगी आपके पास, ठीक है। आपके जितने भी को आपके पास CO ग्रुप हैं वो यहाँ पे अटैच हो जाएंगे, MOCO6 बनेगा। बाकी इक्वेशन बेटा आप देख लीजिएगा, उसको बैलेंस कर लीजिएगा। आगे नेक्स्ट आपके पास आ गया बाय थर्मल और द फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ द सिंपल कार्बोनाइल। आपके पास कोई कार्बोनाइल मौजूद था, आपने क्या कर दिया जी, उसके ऊपर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन डालनी, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये जी इसका जो कार्बोनाइल नंबर है वो बढ़ जाएगा। आपके पास FeCO5 था, आपने इसके 2 मॉलिक्यूल लिए, 2 मोल लिए, अल्ट्रा वायलेट रेज के अंदर इसको रखा, ये आपके पास Fe2CO9 बन गया आपके पास। इस तरह ये आपके पास कंपाउंड है जी। ओस्मियम था आपके पास, तो जब आपने इसको अल्ट्रा वायलेट के अंदर गुजारा तो ये OS2 बन गया आपके पास, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत से रिएक्शन तरीके हैं जिनसे इसकी फॉर्मेशन हो सकती है। तो मेन तो यही थे, बाकी मैं आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा, उसको लाजमी देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। आगे इसकी जी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं जी।
ओके जी। इसकी अगर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं जी, मेटल कार्बोनाइल्स की आपके पास, ठीक है, तो ये निकल हो गया, आयरन हो गया आपके पास, रोनियम हो गया आपके पास, और आपके पास ओस्मियम हो गया। तो जी ये जितने भी आपके पास हैं, सॉरी रूथियम, तो जितने भी आपके पास हैं, दीज आर लिक्विड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, ठीक है। ऑल अदर कार्बोनाइल्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अगर सॉलिड है तो ज़ाहिर बात है वो मेल्ट भी होंगे, उनका कोई ना कोई डीकम्पोजिंग पॉइंट लाजमी होगा आपके पास, ठीक है, और सब के सब कोवलेंट होते हैं। एंड दैट्स आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर क्या हो जाएंगे, ये सॉल्युबल हो जाएंगे। ऑल आर मोर और लेस सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स एक्सेप्ट Fe2CO5, ठीक है। इसके अलावा बाकी सब के सब क्या हो जाएंगे, ऑर्गेनिक के अंदर डिजॉल्व हो जाएंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर। अच्छा, एक्सेप्टिंग FeCO6, इसके अलावा ऑल द कार्बोनाइल्स आर डायमैग्नेटिक, सब के सब डायमैग्नेटिक होते हैं आपके पास, ठीक है जी। आपको पता है दो कैटेगरी होते हैं पैरामैग्नेटिक होते हैं डायमैग्नेटिक। कहते हैं जी आपके पास जो जी वेनेडियम CO6 इज़ पैरामैग्नेटिक एंड इट्स पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी करस्पॉन्ड्स टू दी प्रेजेंस ऑफ दी वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक मौजूद है जिसको क्या कह रहा है, पैरामैग्नेटिक कह रहा है, ये मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएगा, बाकी कोई मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होने वाला। द मेटल इन कार्बोनाइल्स आर इन जीरो ऑक्सीजन स्टेट, और जितने भी मेटल कार्बोनाइल्स के अंदर होते हैं, हमने शुरू में पढ़ा CO की ऑक्सीजन स्टेट हमने ज़ीरो बताई, तो ये वही बात यहाँ पे रिपीट कर रहा है आपके पास, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जी इंट्रोडक्शन था आपकी मेटल कार्बोनाइल का जी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इनकी स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे, इनकी स्ट्रक्चर्स बनती कैसे आपके पास है, होती कैसी आपके पास है। देन इसके हम कुछ IR के अपना एविडेंस देखेंगे, एंड देन उसके बाद वाले लेक्चर के अंदर हम इसके रिएक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर नाइट्रोसाइल कंपाउंड को थोड़ा सा पढ़ के इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे, तो हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा अगले 3-4 लेक्चर्स के अंदर। आई होप कि जी आपका ये लेक्चर क्लियर होगा। कोई बात समझ ना आई हो तो मुझसे पूछ सकते हैं जी। अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम जी।